नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। हमारे आज के इस सेशन में हम अर्थशास्त्र के अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा व साख के बारे में जानेंगे। यानी कि मुद्रा के क्या लाभ हैं, मुद्रा से हमें क्या लाभ हुए, किस प्रकार की मुद्रा होती है, कौन इसे जारी करता है, इन सब के बारे में और साख के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली। बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हुआ करती थी? ये उस समय की बात है जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी। तो वस्तु विनिमय यानी कि कोई एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु लेना। यानी कि मान लो बच्चों, आपको अपने घर के लिए चीनी की आवश्यकता है और किसी व्यक्ति को अपने घर के लिए गेहूं की आवश्यकता है और उसके पास चीनी बहुत है, तो आप उसे गेहूं दोगे और वो गेहूं के बदले में आपको चीनी देगा। तो ये होता है वस्तु विनिमय। पर अगर मान लो बच्चों उस व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या वो आपसे गेहूं लेगा? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय प्रणाली की। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दोहरा संयोग का मतलब बच्चों दोनों ही जनों को एक दूसरे के विपरीत आवश्यकताएं होनी चाहिए। यानी कि अगर मुझे चीनी की आवश्यकता है तो सामने वाले के पास चीनी होनी तो चाहिए। दूसरा, अगर सामने वाले को गेहूं की आवश्यकता है तो मेरे पास गेहूं होनी तो चाहिए, ताकि मैं उसे गेहूं दूं तो उसकी जरूरत पूरी हो, और उस गेहूं के बदले वो मुझे चीनी देगा तो मेरी भी जरूरत पूरी होगी। पर ये तो एक संयोग ही होगा, जरूरी थोड़ी उसे उस चीज की आवश्यकता हो। तो इसे कहते हैं दोहरा संयोग। कि जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति वही वस्तु जो मैं बेचना चाहता हूं खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे उपयोग का समाधान हुआ। अब यानी कि मुझे मान लो बच्चों चीनी की आवश्यकता है, तो मैं उस व्यक्ति को मुद्रा दूंगा और उस मुद्रा के बदले में उससे चीनी लूंगा। अब उस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है उससे वो चीज जिस व्यक्ति के पास मिलेगी वह उसे मुद्रा देगा और उससे वो चीज ले लेगा। यानी कि अब इस दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं रही है। अब मैं बात करता हूं बच्चों मुद्रा की, कि मुद्रा क्या होती है। कि मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मुद्रा देकर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले में हम जो चाहे खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। यानी कि प्रारंभिक मैं बात करूं समय के अंदर, तो सोने व चांदी के सिक्के चलाए जाते थे मुद्रा के रूप में। शुरू में सिक्के सोना चांदी जैसी महंगी धातुओं से बनाए जाते थे। जब महंगी धातु की कमी होने लगी तो साधारण धातुओं से सिक्के बनाए जाने लगे, और बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज के नोट का इस्तेमाल होने लगा, और आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो सोपान है ये मुद्रा ने तय किए हैं कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ी है। सिक्कों और नोटों को सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि कौन ये सिक्के और नोट जारी करता है? तो वह सरकार की एक अधिकृत एजेंसी ही है। जैसे कि अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में ये सिक्के और नोट जारी करने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को जारी किया जाता है। भारत की करेंसी नोट पर आपको एक वाक्य लिखा हुआ मिलेगा जो उस करेंसी नोट के धारक को उस नोट पर लिखी राशि देने का वादा करता है। यानी कि उस पर लिखा होता है कि मैं 100 रुपये उस धारक को अदा करने का वादा करता हूं। ये बात वहां पर लिखी मिलेगी आपको। अब बात आती है बच्चों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक के कार्य क्या है। तो इसमें है बच्चों मुद्रा जारी करना। दूसरा है बैंक व स्वयं सहायता समूहों की कार्य प्रणाली पर नजर रखना, ब्याज की दरों को निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, और बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना। ये सब कार्य होते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। मुद्रा के आधुनिक रूप कागज के नोट, सिक्के, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग जिसमें आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे जैसे कुछ ऐप का उपयोग करते हो, चेक, यूपीआई जैसे कि भारत पे, भीम जो है यूपीआई पे आधारित है,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये आजकल के मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। मुद्रा का प्रयोग एक प्रकार की चीजें खरीदने और बेचने में किया जाता है, यानी कि आप कुछ खरीदना चाहते हो तो भी आपको मुद्रा की आवश्यकता होगी, और अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो भी आपको मुद्रा की आवश्यकता होगी, यानी कि सामने वाले को आपसे खरीदने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होगी। तो आप कोई चीज बेच रहे हो तो मुद्रा के लालसा में ही बेच रहे हो। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में भी किया जा सकता है, जैसे वकील से परामर्श लेने में या डॉक्टर की सलाह लेने में। यानी कि मुद्रा का प्रयोग तो हम हर एक प्रकार की सेवाओं को ग्रहण करने में लेते हैं, अब वो चाहे कैसी भी सेवा हो। मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीजें बेच भी सकता है और हमसे एक दूसरी चीजें खरीद भी सकता है। इसी प्रकार मुद्रा से सेवाओं का भी लेन देन कर सकता है और मुद्रा से भुगतान करने में बड़ी आसानी रहती है। सेवाओं का मतलब बच्चों कि आप परिवहन, अगर मैं बात करूं आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आप परिवहन सेवा का लाभ उठाओगे, और उस परिवहन सेवा का लाभ उठाने के लिए आप उसे मुद्रा के रूप में कुछ पैसे दोगे, और उस मुद्रा के कारण ही वो आपको परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। लोग बैंकों में अतिरिक्त नगद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहा जाता है। यानी कि बच्चों मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको उसकी जरूरत नहीं, तो आपको 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा देते हो, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो उसे वापस भी ले सकते हो। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने के आदेश देता है। यानी कि चेक जारी किए जाते हैं एक फिक्स रकम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के लिए। मुद्रा के लाभ कि मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं, तो इसमें बच्चों की यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से छुटकारा दिलाती है। यानी कि जैसे कि मैंने बच्चों विनिमय प्रणाली के बारे में आपको इस अध्याय के प्रारंभ में भी बताया था, तो ऐसे दोहरे संयोग से छुटकारा दिलाती है। यह कम जगह लेती है और इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भी भौतिक रूप से ढोने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अब तो आपको पैसा जेब में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में विभिन्न प्रकार के ऐपों के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से भी पैसों का ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात आती है बच्चों साख की। अभी तक हमने मुद्रा के बारे में देखा, मुद्रा के फायदे देखे, मुद्रा के रूप देखे, मुद्रा को कौन संचालित करता है उसके बारे में देखा। अब हम बात करेंगे साख की। साख एक ऐसा समझौता है, यानी कि एक प्रकार का समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को, यानी कि एक तो ऋण देने वाला व्यक्ति है और एक उधार लेने वाला व्यक्ति है, तो ऋणदाता उधारदाता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। तो ये होती है बच्चों साख। साख मतलब किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला समझौता, जिसमें एक तो ऋण देगा और दूसरा ऋण लेगा, और इस बात पर ऋण दिया जाता है कि आप इतने समय बाद इसका भुगतान कर दोगे। साख संपत्ति के रूप में त्योहारों के दौरान जूता निर्माता, ये बच्चों एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है कि त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है, और इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लेता है और इससे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। बच्चों हुआ क्या, जैसे मैं एक साख को एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं तो एक जूता विक्रेता था जिसका नाम था सलीम, और त्योहारों के समय उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, कुछ नगद पैसे की आवश्यकता थी, तो उसने क्या किया, किसी व्यापारी को आश्वासन दिया कि मैं इस ऑर्डर को पूरा करने के बाद आपको इस धन को लौटा दूंगा। तो उस व्यक्ति ने उसे धन दिया और इस धन का उपयोग करते हुए उसने अधिक लोगों को काम पे रखा ताकि बड़ा ऑर्डर पूरा किया जा सके, अधिक चमड़े की खरीद की पूर्ति की, और पूरा करने के बाद उसे जो लाभ हुआ उस लाभ के अंदर से उसने उस व्यक्ति को जिससे उसने उधार लिया था वापस ऋण अपना अदा कर दिया, यानी कि भुगतान करने का आश्वासन देते हुए और अंतिम में उसका भुगतान कर दिया।
अब बच्चों मैं बात करूंगा साख ऋण जाल के रूप में। अब ये ऋण जाल क्या होता है इसके बारे में अगर मैं देखूं तो कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो किसी किसान ने ऋण लिया अच्छी फसल के लिए, अपनी फसल की बुआई के लिए। अब ऐसा समय आया कि उसने ऋण तो लिया पर उसकी फसल खराब हो गई, उसमें से किसी भी प्रकार के कीड़े पड़ गए या फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश आ गई, अनहोनी होगी कोई, तो फसल अच्छी नहीं हुई, तो अब वो इस ऋण को चुका नहीं पाएगा, और ऋण को चुका नहीं पाएगा तो ऋण पर लगने वाले ब्याज से अब उसका ऋण लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसे ही कहते हैं ऋण जाल। तो एक किसान, जैसे कि स्वप्ना नाम का एक किसान था, खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में ऋण का भुगतान नहीं कर पाया और ब्याज के साथ उसका कर्जा बढ़ता गया। तो ये है बच्चों ऋण जाल, कि कैसे कोई व्यक्ति ऋण के जाल में भी फंस सकता है। समर्थक ऋण धारा, उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणधार कहलाती है, जैसे कि कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन व बैंक जमा आदि। यानी कि बच्चों कि मैं आपको ऋण दे दूंगा पर आप इसके बदले में मुझे एज ए सिक्योरिटी, कि अगर आप मेरा ऋण नहीं चुका पाए तो फिर मैं उस ऋण की पूर्ति कैसे करूंगा। तो इसके लिए कुछ लोग अपने घर को गिरवी रखते हैं, कुछ जेवरों को गिरवी रखते हैं, या कुछ अपनी जमीन को गिरवी रखते हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। यानी कि जो बैंक होते हैं उनके पास जितना भी जमा पैसा आता है वो सिर्फ उसका 15% ही बैंक के अंदर रखते हैं। बाकी जितना 85 यानी कि 85% जो हिस्सा होता है जो जमा राशि का है वो लोगों को ऋणों के रूप में बांट देते हैं कुछ ब्याज दरों पे। और जो ब्याज दर जो होती है उसी के बीच में जो अंतर होता है, यानी कि जिस ब्याज दर पे उन्होंने लिया और जिस पर दिया, इसके बीच में जो अंतर है वो अंतर ही उनके लिए कमाई होती है, आय का साधन होता है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। यानी कि आरबीआई द्वारा ये घोषित किया गया है कि हर एक बैंक को कम से कम 15% धन अपने खाते में रखना होगा, ताकि अचानक से अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने उस धन की मांग करे तो आपके पास वो धन उपस्थित हो। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। अब ऋण की शर्तें, ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार यानी कि किस आधार पे मैं आपको ऋण दूं, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके और विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अलग अलग जो शर्तें हैं उनकी बात कर रहा हूं। भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाख यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज औपचारिक क्षेत्र के ऋण कहलाते हैं, यानी कि जो सरकार द्वारा दिए गए हैं। अनौपचारिक के अंदर साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से जो ऋण लिया जाता है वो अनौपचारिक क्षेत्र में शाख कहलाता है। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, यानी कि जो अनौपचारिक क्षेत्र के जो लोग हैं और नाजायज तरीके से अपना ऋण वापस भी लेते हैं। अब बच्चों एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ है जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि 15-20 लोग एक संगठन बनाते हैं, सभी कुछ लोग राशि जमा करते हैं और उस जमा राशि को अपने ही 15-20 लाख जो 15-20 जो लोग हैं उनमें से किसी एक को दे देते हैं और वहां से ब्याज को इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही हर एक महीने अलग अलग व्यक्ति को वो रकम जो इकट्ठी की जाती है वो प्रदान कर दी जाती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रचलन अभी नया है। इस प्रकार के ग्रुप में लोगों का एक छोटा समूह होता है, जैसे 15 से 20 सदस्य। सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसे को इकट्ठा करते हैं और उस जमा रकम में से किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज दिया जाता है, यानी कि उस संगठन के जो लोग हैं उन्हीं में से किसी एक को। फिर वह सेल्फ हेल्प ग्रुप उस राशि पर ब्याज लेता है और इस तरह के कर्ज के सिस्टम को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। और बच्चों ये जो सिस्टम है सबसे पहले बांग्लादेश यानी कि सबसे पहले बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने माइक्रो फाइनेंस की परिपाटी शुरू की और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस ने इस दिशा में काफ़ी
काम किया है और गरीबों की मदद की है। उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि उनके ही विचार हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक कर्जदाताओं के प्रकोप को काफी हद तक कम किया है, यानी कि साहूकारों से लोन। अब कुछ लोग आपस में मिलकर अपना संगठन बनाकर भी इसकी पूर्ति कर देते हैं। आज भारत में कई बड़ी कंपनियां सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रश्रय दे रही हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने मुद्रा व साख के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं अर्थशास्त्र के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।